जहां इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। ईरान के 5 शहरों में ये हमले किए गए। 3 घंटे में ईरान के 10 ठिकानों पर हमला किया गया। ईरान के सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया है। तेहरान में इजरायली वायुसेना का हमला किया गया। तिकरित, डियाला और समारा में भी हमला किया गया। IRGC के मुख्यालय पर भी यह हमला हुआ है। हमले के बाद IRGC मुख्यालय में आग भी लग गई। ईरान ने 1 अक्टूबर को यह हमला किया था। न्यूक्लियर या तेल फैसिलिटी पर हमला नहीं किया गया। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, जहां तिकरित, डियाला और समारा में भी हमला किया गया है। इजरायली हमलों को रोकने में पूरी तरह से ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा। IDF ने हमले पर बयान भी जारी किया। कई महीनों तक हमलों का जवाब ये है, ऐसा IDF ने कहा। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन पूरी तरह सफल हुआ है। हमले के बाद सभी विमान वापस लौटे। ईरान हमले करना बंद करे। सैन्य ठिकानों पर IDF के ये सटीक हमले। तो IDF की तरफ से ये तमाम जानकारी भी दी गई है। IDF के प्रवक्ता ने ये तमाम बातें कही, तमाम जानकारी। और ईरान का एयर डिफेंस पूरी तरह से नाकाम हो गया। और अब इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ पूरा मेहमानों का पैनल जुड़ा है। चलिए सबसे पहले आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कप्तान VN शाह, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही रिटायर्ड मेजर जनरल KK सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही नीरज राजपूत, वरिष्ठ पत्रकार भी है, हमारे साथ मौजूद है। आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले KK सिन्हा सर आपसे ही करना चाहूंगी मैं कि किस तरह से देखिए कि ईरान अब पूरी तरह से दहल उठा है। जिस तरह से IDF के जो तमाम स्टेटमेंट है वो भी सामने आए कि ये कई महीनों का जवाब है। और आने वाले वक्त में किस तरह की तस्वीरें और अब देखने को मिल सकती हैं, जिस तरह से और अब दिन की शुरुआत हो चुकी है, दिन लगातार अब चढ़ रहा है। गरिमा, जय हिंद। देखिए गरिमा, काफी दिनों के बाद बहुत सोच विचार करके और बहुत सारी चीजों को फैक्टर्स, जो मिलिट्री फैक्टर्स हैं, उसको करने का फर्स्ट रिट्रीब्यूशन आपने देखा है जो इजराइल ने ईरान के ऊपर किया है। और उसमें एयरक्राफ्ट की यूज है, फाइटर बॉम्बर्स के यूज हुए हैं। F-15, F-16 और F-35 को उसने डायरेक्ट नहीं यूज किया है, और तकरीबन 19 ठिकानों में। और देखिए ये रिट्रीब्यूशंस जो हैं, बेसिकली आप यदि देखती हैं तो 13 और 14 अप्रैल में जो दमास्कस में जब ईरान ने अटैक किया था उसके बदला है। और दूसरा जब अभी 1 अक्टूबर में जब ईरान ने डायरेक्ट उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक था ईरान का, और बहुत बड़े तादाद पे किया था। जो सबसे बड़ी चीजें आई हैं अभी खुल करके, क्योंकि इसके पहले भी एक प्लान शायद लीक आउट हुआ है अमेरिका से, जो 15 और 16 अक्टूबर में उन्होंने करना था, और उन्होंने टारगेट को पूरा बदल लिया है। मिलिट्री टारगेट्स हैं, और ये मिलिट्री टारगेट्स में जो सबसे बड़ी चीज इजराइल के लिए आती है, जो हमें देखने की है, कोई भी उनके डिफेंस सिस्टम इनको नकारा नहीं कर पाए। और यदि आप देखें, कराज में भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, मगर न्यूक्लियर फैसिलिटी को उन्होंने हिट नहीं किया है। तेहरान के आउटर स्कर्ट्स में चिप्स की फैक्ट्री में वहां पर एक सबोटाज हुआ था, मगर वहां पर भी वो ना तो उनके जो रजीम है उसके ऊपर हुई है, मगर मिलिट्री टारगेट पे किया है। सहराज एकदम नीचे का इलाका है। जो सबसे इंटरेस्टिंग टारगेट है सहराज, यदि आप जाएं साउथ में, सहराज में पहले 20,000 यहूदी रहा करते थे, जूइस, जो मगर वो सारे चले गए हैं। तो एक बहुत बड़ा है, वहां पे एक बड़ी मिलिट्री बेस है, और एक बहुत खूबसूरत शहर है। उसके अलावा आप देखिए तो वेस्ट के अंदर में, वहां टिकट में भी बहुत फेमस मिलिट्री बेस है, वहां पर हुआ है। तो 5 मिलिट्री बेसों पे हुआ है। मेरा ये मानना है कि अमेरिकन इलेक्शंस के पहले ये इस तरह की यदि रिटेलिएट करता है ईरान, यदि रिटेलिएट, क्योंकि अयतुल्लाह खुमानी साहब कह रहे थे कि हम सब तरह से तैयार हैं, तो उनके ऊपर फिर से एक रिट्रीब्यूशन आएगा, फिर से काउंटर अटैक आएगा। मगर 5 नवंबर के बाद जो भी हम लोग बात करते हैं, उनकी रिफाइनरी हो, उनका ऑयल फैसिलिटी हो, या उनके, ये सारा डिपेंड करता है कि ईरान इसको किस तरह से करता है। यदि वो फिर से अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को एक्टिवेट रखता है, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती शामिल है, यदि वो टोन डाउन हो जाता है, तो शायद ये चीजें भी इजराइल ने बड़े एक बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके, और इसको कहते हैं प्रिपरेटरी बम्बार्डमेंट, उनको उनके रिएक्शंस को देखना, उनको एक देना।
तो चीजें कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी रूप को ये ले सकती है। ठीक है, आपके पास फिर से लौटूंगी। वीएन झा जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से इजराइल की अभी अभी जिक्र जिस तरह से कर रहे थे सर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले अपना जो पूरा सिस्टम था, पूरा डिफेंस सिस्टम था, उसे इजराइल ने एक्टिव किया और बहुत ही प्लान्ड तरीके से पूरी तरह से सभी जानकारियों को हासिल करने के बाद ये बड़ा अटैक किया गया है। तो जिस तरह से हमने देखा कि कल तक हम यही जानकारी साझा भी कर रहे थे लोगों तक, जो लोग हमें देख रहे हैं उन तक साझा भी कर रहे थे कि किस तरह से जो पूरा मैनेजमेंट है, इजराइल पहले वो पूरे मैनेजमेंट को बेहतरीन करना चाहता है, अपना एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा था। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि ईरान ने अपना रक्षा जो बजट था उसे बढ़ाया था। लेकिन अब जिस तरह से ये हमले किए गए, मिलिट्री बेसिस पर हमले किए गए, एयर बेसिस पर हमले किए गए, तो उनके रक्षा बजट को भी कहीं ना कहीं हिलाने की जो पूरी कोशिश है वो इजराइल की तरफ से, और ये जो पूरा मैनेजमेंट है इजराइल का, वो काफी सोच समझ के देखा जा रहा है, जिस तरह से आईडीएफ के बयान भी सामने आए। गरिमा, ये जो अभी रिटेलिएटरी स्ट्राइक हुआ है इसराइल द्वारा ईरान के ऊपर में, अगर ईरान का बस चलता तो थोड़ा सा और इसको डिले करता, क्योंकि अभी ईरान की जो अटेंशन है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में है और कुछ टारगेट सीरिया में भी हैं जो कि उसके बिल्कुल नजदीक है। वहां पे स्ट्राइक करना ज्यादा आसान है इसके लिए, इसराइल के लिए। लेकिन आपने सुना होगा कि रूस ने कई बैटरीज जो हैं वो S-400 के भेजे हुए ईरान में, और S-400 जो है वो काफी सक्षम एयर डिफेंस मिसाइल्स या रॉकेट या जो भी उसको कह लीजिए, ये है जो कि सब्सटेंशियल डैमेज पहुंचा सकता है किसी भी आने वाली एयरक्राफ्ट को या मिसाइल्स को। तो इससे पहले कि ये सारे S-400 ऑपरेटिव हो जाते, सक्षम हो जाते, काम करते ऑपरेशनल होके, उससे पहले इसराइल को ये अटैक करना था। और इसराइल अभी फिलहाल ये जो है इसको हम सिंबॉलिक अटैक ही कह सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मेरे ख्याल से अटैक नहीं हुआ है और जो डैमेजेस जो हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं। क्योंकि याद रखिए, जब रात के 2 बजे आप मिलिट्री बेसिस पे अटैक करते हैं तो उस समय में गतिविधियां जो होती हैं बहुत लिमिटेड होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उसका जो कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर है उसके ऊपर में अटैक किया गया है, तो उस समय में वहां पे बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं होती है। हाँ, उसके जो इक्विपमेंट काम कर रहे होते हैं, जो मॉनिटरिंग इक्विपमेंट वहां पे चल रहे होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उसको कुछ क्षति पहुंची है। जिस तरह से हमने फ्लेम निकलते हुए देखा है, सेकेंडरी ब्लास्ट होते हुए देखा है, तो उससे ये लगता है कि कुछ वहां पे ग्राउंड इक्विपमेंट, ग्राउंड टारगेट्स वो इन्वॉल्व हुए हैं, वो खत्म हुए हैं। और वही आपको जो सेकेंडरी ब्लास्ट हुआ है एयर स्ट्राइक के बाद वो दिखाई देता है। लेकिन ये बहुत बड़ा अटैक नहीं था मेरे ख्याल से। ईरान के ऊपर में जो ये एयरक्राफ्ट से अटैक हुआ है, इसराइल के पास 2 सक्षम एयर रिफ्यूलर हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलर जिसको बोलते हैं, और जितनी एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ होगा सबों को उस एयर रिफ्यूलर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो क्रो फ्लाइंग डिस्टेंस है इसराइल के बेस से और ये जो टारगेट्स जो इन्वॉल्व किए गए हैं, ये लगभग 1350-1400 किलोमीटर के आसपास में रेडियल डिस्टेंस है। तो इस डिस्टेंस को एयरक्राफ्ट द्वारा, चाहे F-15 हो, F-16 हो या 35 हो, तीनों में से कोई भी अगर एयरक्राफ्ट इसको हिट करेगा तो उसको रिफ्यूलर की जरूरत पड़ेगी। रिफ्यूलर एक समय में सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट को ये इन्वॉल्व कर सकता है या फीड कर सकता है। तो इस तरह से हमारा अनुमान है कि लगभग 8 एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है और 2 वेव में ये गए हुए हैं। ये 2 वेव में अटैक हुआ है। एक बार जो है वो लगभग 2-2:30 बजे की रात में हुआ है। ये जानकारी सामने आ रही है। दूसरे फेज को लेकर के भी तमाम तरह की जानकारी आईडीएफ अब दे रही है, उनके प्रवक्ता दे रहे हैं। जी हाँ, और हम लोगों की जो एयर वॉरफेयर की जो हमारी समझ है उससे भी लगता है कि लगभग ये 2 वेव में हुआ है, 8 एयरक्राफ्ट उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। और जैसे अभी सिन्हा साहब बता रहे थे, लगभग 16 या 18 टारगेट के आसपास में इसको इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक टारगेट उसमें से है बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैक्ट्री, उसको तबाह की गई है। एक बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री जो लगता है वो लगभग पूरी की पूरी तबाह हो गई है।
और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स के बेसिस जो थे वहां पे भी अटैक हुए हैं। तो इसको हम एयर वॉरफेयर के टर्म में हम इसको बहुत क्रेडिबल अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दो जो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टारगेट हैं, एक है जो एयरक्राफ्ट जहां जहां पोजीशंस हैं या एयर डिफेंस के जो मिसाइल बैटरी हैं उस पे क्रेडिबल अटैक नहीं हुआ, और दूसरा ऑयल फ्रंट पे अटैक नहीं हुआ, और तीसरा जिसके लिए कि नेतन्याहू ने खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन सिक्योरिटी जनरल असेंबली में कहा था कि वी विल नॉट टॉलरेट न्यूक्लियर ईरान। तो न्यूक्लियर फैसिलिटी को उसने स्पेयर किया हुआ। मेरे ख्याल से शायद जो यूएसए ने सलाह दिया था, बाइडेन ने सलाह दिया था कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को स्पेयर करें, तो इस अटैक में इसराइल ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को स्पेयर किया हुआ, उस पर अटैक नहीं किया हुआ है। लेकिन चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने रिटेलिएट किया तो अगला जो अटैक होगा वो सिर्फ एयरक्राफ्ट द्वारा अटैक नहीं होगा, उसमें फिर वो मिसाइल्स भी आएंगे, और इसराइल के पास में प्रिसिजन मिसाइल्स हैं जो कि कहीं पे भी वो अटैक कर सकते हैं। आज के दिन में इसराइल के पास में जितने इंस्टॉलेशंस हैं न्यूक्लियर ईरान में, सबों के प्रेसिजन कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इसराइल को। तो इसलिए अभी फिलहाल हम कह सकते हैं कि ये लिमिटेड एरियल अटैक हुआ है। कि एक तरह से जवाब है, जिस तरह से आईडीएफ ने कहा, उनके प्रवक्ता ने कहा कि ये कई महीनों का जवाब है। जिस तरह से आपके पास में फिर से लौटूंगी नीरज जी, आपका रुख करना चाहूंगी कि अब देखिए जिस तरह से लगातार अटैक्स हो रहे हैं, और कल ही हमने देखा कि अपना बजट बढ़ा रहा था ईरान, अपना सैन्य जो बजट है उसे बढ़ाने का उसने ऐलान किया था। लेकिन ऐसे में आने वाले वक्त में अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं ईरान की, तो कितना असर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में भी। हालांकि इस बार का जो हमला था, जिस तरह से अभी भी जिक्र कर रहे थे कप्तान साहब, उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा, बहुत मेजर नहीं था। हाँ बिल्कुल, मैं इस बात से वाकिफ रखता हूं जो ग्रुप कैप्टन झा ने बोला है कि ये बहुत ही सेरेमोनियल अटैक किया है इजराइल ने। हालांकि ये माना जा रहा था कि इजराइल का अटैक बहुत डिसाइसिव अटैक हो सकता है ईरान के ऊपर, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा था उनके ऊपर, अमेरिका का प्रेशर बहुत ज्यादा था कि आप इस तरह का कोई नुकसान ना करें। और दूसरा, ईरान के पास भी मैसेज जा चुका था कि इजराइल अटैक करेगा ही करेगा, उनके ऊपर करेगा, तो वो भी पूरी तरह से तैयार थे। तैयार यानी वो अपने डिफेंसेस के लिए तैयार थे कि अगर कोई अटैक होता है इस तरह का बड़ा अटैक, तो उसके लिए तैयार है, और उनको पता था कि अटैक करना है। तो ऐसे में ये मान सकते हैं कि जो इजराइल ने जो आज ये अटैक किया, यानी रात जो अटैक किया, ये जो हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, उस तरह की ये अटैक किया गया है। क्योंकि हमने देखा था कि अप्रैल के महीने में भी ईरान ने इतना बड़ा मिसाइल अटैक किया था। हालांकि वो सब कहा गया था कि 90% मिसाइल्स को जो न्यूट्रलाइज कर दिया, उन्होंने काउंटर कर दिया था। उस सब के बावजूद भी एक कंट्री के ऊपर, इजराइल जैसे कंट्री के ऊपर अगर कोई अटैक करता है, वो भी मिसाइल अटैक करता है, आप कोवर्ट ऑपरेशन जितने मर्जी करिए आप, क्योंकि हम देख रहे थे कि इजराइल ने कितने कोवर्ट ऑपरेशंस किए हैं, चाहे वो हानिया का असैसिनेशन हो, तेहरान के अंदर किया उन्होंने, प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर किया उन्होंने, किया नसरल्ला को भी मारा उन्होंने। इन सब के बावजूद भी अगर ईरान ने अगर मिसाइल अटैक किया था, तो अभी तक अप्रैल के महीने से कोई डायरेक्ट अटैक हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था कि इजराइल का कोई बहुत बड़ा हो। अभी जब 1 अक्टूबर को हुआ, तब भी ऐसा लगा कि इजराइल जो है ईरान के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन इससे पहले कि अटैक करता है कि उनका पेंटागन से ही जो प्लान था, जो वॉर उनका प्लान था, वो लीक हो गया उनसे। तो ये अपने आप में इजराइल के बहुत बड़ा धक्का था। इसलिए ऐसा लगता है कि इजराइल ने ये अपना फेस सेविंग के लिए इस तरह का अटैक किया, और उन्होंने कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, कोई ऑयल, जैसे कि हमारे जो सहयोगी पैनलिस्ट है वो बता रहे हैं कि कोई अटैक इस तरह का नहीं, कि सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया। और ये बात भी सही है कि ईरान इस वक्त जो है इतने ज्यादा प्रतिबंध उस पर लगे हुए हैं कि उसकी इकोनॉमी पे भी असर पड़ रहा है, और साथ ही उसकी जो वॉर जो प्रिपरेशन है उस सब पर भी बहुत असर उस पर पड़ रहा है इन प्रतिबंधों पर के चलते। और इसीलिए वो बहुत ज्यादा अपनी एयर डिफेंसेस को नहीं मजबूत कर पा रहा है। रशिया से जरूर उसने S-300 पहले से ही उनके पास थी, और S-400 लेने की जो बात चल रही है उसकी, वो हो सकता है उनके पास अभी आई हो या नहीं आई हो, इसके बारे में साफ नहीं है, क्योंकि कोई अटैक इस तरह का हमने देखा नहीं कि एयर डिफेंसेस में उन्होंने उनकी जो फाइटर जेट्स है, हालांकि जो स्टील्थ फाइटर जेट्स है, उनको ट्रैक करना, डिटेक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि ये बहुत सेरेमोनियल अटैक है, सिर्फ इजराइल ने दिखाने के लिए कि आपने हम पर अटैक किया था इसलिए हम आप पर अटैक कर रहे हैं, सिर्फ ये, बाकी और कोई ज्यादा इसमें हम लोग नहीं जान सकते हैं। अगर ईरान अगर फिर रिटेलिएट करता है, तब फिर हम देखेंगे कि इजराइल किस तरह का हमला करता है।
हाँ, ठीक है। जिस तरह से अब मैं के सिन्हा जी आपका रुख करना चाहूँगी कि देखिए अब जिस तरह से नीरज जी ये बता रहे थे कि ये एक बहुत नॉर्मल सा अटैक है और हम कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ से ये उनका साफ तौर पर इन्हें समझाना है ईरान को कि भाई अगर आप अटैक कर सकते हैं तो ये हमारी तरफ से प्रतिक्रियाएं, हमारी तरफ से जवाब है और आगे आने वाले वक्त में और भी बड़ा अटैक किया जाएगा। एक और बड़ा अहम सवाल ये भी है के सर कि देखिए जिस तरह से ईरान के साथ साथ में सीरिया पर भी हमला किया गया, तो यानी कि जो हिमायती जो लोग हैं उन पर भी हमने, क्योंकि जब हमने देखा कि जब इजराइल ईरान पर हमला करता है तो पलटवार सीरिया की तरफ से भी किया जाता है, तो अब ऐसे में हिमायती लोगों पर भी हमले किए जा रहे हैं। दमिश्क के आसपास के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जो मिलिट्री बेसिस थे उन जगहों पर भी हमला, यानी कि उन लोगों को भी ये सीधे तौर पर मैसेज है इजराइल का। ठीक बता रही हैं गरिमा। देखिए दमास्कस में यदि आप याद है तो 1 अप्रैल को बहुत बड़ा हमला किया था और जो ईरान के एम्बेसी थे उसके ऊपर, और उसका जो रिट्रीब्यूट किया था, उसका जो काउंटर किया था ईरान ने, वो 13 और 14 की रात में अप्रैल में किया था। वो पहला अटैक था और भीषण अटैक था। 300 भले ही उसके 99% वो मारे गए थे और उन्होंने सब चीज को यूज किया था, अपने मिसाइल सिस्टम को यूज किया था, ड्रोन्स को यूज किया था, तो और रॉकेट सिस्टम को यूज किया था। और आप बता रही है कि दमास्कस, देखिए जो मेरा ये मानना, ठीक है हम इसको कहें कि एक टोकनिज्म करके, शायद जिस तरह से उस समय भी ऐसा लगता था कि ईरान ने एक टोकनिज्म किया है, पहले ही बता दिया कि अटैक आएगा और लीक करते हैं। देखिए यहाँ पर सरप्राइज एंड डिसेप्शन इज द मेन थिंग। इसको यदि हम यादते हैं कि ठीक है ये एक पहला उन्होंने रिट्रीब्यूट किया है, उन्होंने ऐसा बात नहीं की कि ठीक है हमारा बदला पूरा हो गया है, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं मीडिया में ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि ठीक है जो हमने अपना बदला पूरा किया, क्योंकि ईरान हर एक बार ये बदला पूरा करने की बात किया है। 1 अक्टूबर की जब रिट्रीब्यूट किया उसने, उसके नेक्स्ट टाइम तो उसने उस समय भी बताया कि हम अपना बदला पूरा किए। देखिए कहाँ से गई है, और तकरीबन मेरे ख्याल से उनके पास 7 एयर रिफ्यूलर्स हैं जो एक्टिव है। मगर जो सबसे बड़ी बात है, ये जो चीज है जो ग्रुप कैप्टन साहब करें उसको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी चीजों को इजराइल बहुत सरप्राइज करता है। उन्होंने एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स बनाए हैं, उन्होंने उनकी कैपेसिटी बना दी है, तो उनको जो स्ट्राइक रेंजेस हैं जो 13-14 किलोमीटर अप एंड डाउन मैंने टू एंड फ्रो जो बेसिस में आने के लिए, तो वो उनकी फ्यूल कैपेबिलिटी, मगर ऐसा माना जा रहा है खास करके जो उनके 3 बेसिस हैं, नेटाम है ऊपर में और साउथ में, उनके जो हैं 3 बेसिस के ऊपर में जितने भी उनके एयरक्राफ्ट हैं उसके ऊपर में उन्हें मॉडिफिकेशन की हुई है। और देखिए खास करके आप ये देखिए, ऐसा माना जा रहा था कि शायद वो अपने एक रॉक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, गोल्डन हॉराइजन है, इनका यूज नहीं हुआ है, जो आप पहले भी ग्रुप कैप्टन साहब बता रहे थे, नीरज ने भी ये बात को कवर किया है। देखने वाली बातें क्या हैं, और ये मैं मानता हूं ये तो जस्ट स्टार्ट है, क्योंकि अभी ऐसी परिस्थितियां हैं, अमेरिका भी नहीं चाहता, खास करके जो बाइडेन, कि 5 नवंबर के पहले कोई बड़ी चीज हो। ऐसा माना जा रहा था कि शायद ये 5 नवंबर के बाद होगा, और ये चीजें जो चलेंगी, ये मौका फिर कभी इजराइल को मिलेगा नहीं। ये जो बैटलफील्ड की जो स्ट्रेटेजिक टाइमिंग्स आती है, और आप ये लेके चलिए कि वो ईरान से कहीं डर नहीं रहा है, क्योंकि जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, यदि आप बताइए हूती, हिजबुल्ला और हमास तो खैर मोरलेस खत्म है, हिजबुल्लाह का भी काफी कैपेबिलिटी, यदि वो फिर से रिटेलिएट करता है तो इजराइल मेरे ख्याल से ये इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देगा। हाँ, पहला खेप जो है वो एक सिंबॉलिक मान लीजिए या एक मैसेजिंग मान लीजिए, और ऐसा नहीं है कि रशिया ने उनको नहीं दिया है। S-400 आ चुके हैं वहां, उनके 2-3 बैटरी आए हैं, खास करके तेहरान में और कराज उनके नॉर्थ ईस्ट में है, ये एब्सोल्युटली है। S-300 है वहां, मगर उन्होंने इसको रोक नहीं पाए हैं। तो ये एक आप जब भी करते हैं ऐसे नहीं जाते ना कि बहुत बड़ा होगा, पहला हमला होगा तो ऐसे दुनिया हिल जाएगी। इजराइल इज अ वेरी प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स है, और ये बताइए ये इस अपॉर्चुनिटी को वो फिर से शेप अप करना, और पूरी परिस्थितियां बदल जाएंगे यदि डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं, तो ये लंबा है, अभी तो शुरुआत है।
ठीक है। और ग्रुप कैप्टन साहब आपका रुख करूंगी कि देखिए जिस तरह से तमाम बातों का जिक्र किया है के सिन्हा साहब ने, और ये अभी जो अटैक्स है वो बहुत बड़े अटैक में नहीं कंसिडर किए जा रहे हैं, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। लेकिन एक और अहम सवाल है मेरा ये कि अब देखिए जिस तरह से चुनाव का दौर आता है, जिस तरह से अमेरिका ने तमाम तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, इसराइल से भी बातचीत की है, इसराइल के रक्षा मंत्रियों से भी बातचीत की है, यूएस के जो मंत्री हैं उन लोगों की तरफ से, सारी तरफ से, और लगातार बयानबाजी का भी दौर हम देख रहे हैं। ईरान ने हमले को आगे और न बढ़ाने की बात कही है, ईरान से इस बात का भी जिक्र किया है कि इसे और ना आगे बढ़ाया जाए, यानी पूरी तरह से जो चुनाव है उस पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। तो एक बार इस बात का भी जिक्र कीजिएगा कि कितना इम्पैक्ट डालता है ये, जिस तरह के ये जो वैश्विक स्तर पर जो युद्ध होते हैं किसी भी देश के चुनाव में। गरिमा, हमें थोड़ा सा स्टेटमेंट बनाने में सतर्कता बरतनी पड़ेगी। देखिए, जब कोई इलेक्शन होता है, खास करके जब अमेरिका में इलेक्शन हो, उसका असर इसराइल ईरान वॉर पे, इसराइल हिजबुल्लाह वॉर पे, इसराइल हमास वॉर पे कितना असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इस पे ध्यान या तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा, बाइडेन ने कहा था कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला नहीं करना, ट्रंप ने कहा कि आप हमला करो, आगे जो होगा हम देख लेंगे। तो इस तरह की चीजें, कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें होती रहती हैं। तो इसराइल का जो अप्रोच है, ये एक मेजर्ड लिमिटेड टैक्टिकल स्ट्राइक जो था वो ईरान के ऊपर में था। जैसे मैंने बताया कि जो S-400 है, बहुत सक्षम एयर डिफेंस प्रणाली है और इसलिए भारत भी उसको खरीदा हुआ है। लेकिन इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए कम से कम 4 से 8 हफ्ते, कम से कम 4 से 8 हफ्ते जो है वो चाहिए होता है। क्योंकि जिस तरह से आप टारगेट को ट्रैक करते हैं, उसको एंगेज करते हैं, इसको पोजीशन करते हैं और अपनी मिसाइल्स को टाइमिंग करते हैं, ये एक बहुत इंट्रिकेट जो ऑपरेशन है। या तो इसके लिए जो रशियन टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनको खुद S-400 के साथ में आके ऑपरेट करना पड़ेगा, तो वो उसको एंगेज कर सकते हैं। अदरवाइज ईरानियन जो टेक्नीशियंस हैं उनको ये ऑपरेट करने के लिए कम से कम 4 से 8 हफ्ता उसको ऑपरेट करते रहना पड़ेगा। तो ये एक लिमिटेशन है। इसीलिए कह रहा हूं कि इस हमले में जो एयरक्राफ्ट यूज किए हुए हैं, ऑब्वियसली ये सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो लो फ्लाइंग गए होंगे। इन एयरक्राफ्ट्स में वो कुछ मॉडिफिकेशंस हुए होंगे। हम लोग एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ड्रॉप टैंक। जब आपको एक्स्ट्रा ATF फ्यूल लेके चलनी पड़ती है तो ड्रॉप टैंक लेके जाते हैं। ड्रॉप टैंक्स को पहले यूज करके उसको पहले गिरा देते हैं, कहीं पे ड्रॉप कर देते हैं और बाकी फिर एम्यूनिशन और जितने आपके मिसाइल्स हैं उसको लेके आप आगे बढ़ते हैं। लो फ्लाइंग होती है, इसलिए डिटेक्शन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। S-300 का डिटेक्शन जो है वो थोड़ा सा हल्का है, मतलब इट इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम। और इसीलिए आपने सुना होगा कि यूक्रेन में भी जितने S-300 है लगभग सारे के सारे नॉकआउट कर दिए गए हैं। तो ये जो एक चीज़ है, इसको लेके इसराइल आगे बढ़ा है। दूसरी चीज़, आपने परसों और कल सुना होगा कि कुछ जो ये ड्रोन्स हैं वो इराक से गिराए गए हैं इसराइल के ऊपर में। इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स है और कताब हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह एज सच आज के दिन में त्राही कर रही है लेबनान में। तो उसका जो कताब हिजबुल्लाह है इराक में जो ऑपरेट करता है, तो ये कताब हिजबुल्लाह और इराकी रेजिस्टेंस, इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स, इन दोनों ने मिलके ये कुछ घपला किया हुआ है। उन्होंने 2 ड्रोन इसराइल में गिराए हुए हैं और एक ड्रोन जाके अपने टारगेट पे भी गिरा है, कुछ क्षति भी हुई है। तो ये एक नया ऑपरेशन शुरू हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन में इसराइल के लिए गाजा टारगेट था, लेबनान टारगेट था, सीरिया टारगेट था, ईरान टारगेट था, अब ये इराक भी एक टारगेट शुरू हो गया है। कम से कम इराक में अभी इराकी फोर्सेस जो हैं उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया, लेकिन वहां जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह के रूप में हो, किताब हिजबुल्लाह हो, इस्लामिक रेजिस्टेंस फोर्स हो, ये जो प्रॉक्सीज हैं अगर ये ऑपरेट करते हैं तो इसराइल छोड़ेगा नहीं उनको। इसराइल उनको भी उसी तरह से पनिशमेंट देगा जो उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह को दिया हुआ है या हूती को दिया हुआ है। तो ये नई डेवलपमेंट अभी शुरू हुई है। ये कौन सा शेप लेता है मैं आपको बता नहीं सकता हूं, लेकिन ये एक क्रेडिबल चैलेंज है इसराइली डिफेंस फोर्स के लिए। सबों को कोऑर्डिनेट करना,
और उसमें से एक प्रायोरिटी स्ट्राइक जो है वो निकालना कि सबसे बड़ा प्रायोरिटी आज के दिन में इसराइल के लिए क्या है। सबसे बड़ा प्रायोरिटी हमास है, उसके बाद हिजबुल्लाह की जो मारक क्षमता है, आज के दिन में हम लोग मानते हैं कि लगभग 50 से 60% उसकी मारक क्षमता जो है, जो उसके अंडरग्राउंड जो मिसाइल्स हैं या एयर डिफेंस के बैटरी हैं या रॉकेट्स हैं, वो तबाह कर दिए गए हैं। तो हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ लेबनान में बहुत कम हो गई है। अभी आपने सुना होगा कल परसों ही सीरिया के ऊपर में अटैक हुआ है। आप समझ सकते हैं वो अटैक क्यों हुआ है? सीरिया के पास में ये एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत लॉन्ग रेंज का जो है वो रेडार है। अभी ये सारे जो इसराइल के एयरक्राफ्ट गए हुए हैं ईरान में अटैक करने के लिए, ये सब उन रेडार पे आए होंगे अगर उसको तबाह नहीं किया गया होता है। तो ये काफी एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन वहां पे चल रहा है। ये एक थोड़ी सी सरप्राइजिंग बात है कि इसराइल इसमें अकेला पड़ गया है। यहाँ पे इसराइल वर्सेस 7 फोर्सेस वो अभी हैं, अगर बाकी और सब नहीं आए तो थोड़ा सा मुश्किल स्थिति है इसराइल के लिए। इसराइल को थोड़ा सा सोच समझ करके स्ट्राइक करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हर स्ट्राइक में, जो चाहे वो गाजा में करता है, लेबनान में करता है या सीरिया में करता है, उसकी जो मारक क्षमता है वो कम हो रही है। उसके मिसाइल्स, उसके रॉकेट्स, उसके जो बॉम्ब्स हैं वो यूज हो रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक हिजबुल्लाह के ऊपर में लेबनान में लगभग 450 बम गिराए गए हैं या रॉकेट अटैक किए गए हैं उसके ऊपर में। तो इसराइल की भी जो स्टोरेज है बम की, रॉकेट्स की, मिसाइल्स की, कम हो रही, तो इसलिए उसको थोड़ा सा रीजनेबल होना पड़ेगा, लॉजिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। और अब सीधा रुख करना चाहूंगी के सर आपका, कि देखिए जिस तरह से अभी और अहम जानकारी सामने आई कि जब ये हमले होने वाले थे उसके पहले ही इजराइल ने अमेरिका को सूचित किया था। अमेरिका के रक्षा मंत्रियों ने बातचीत की है और इस हमले के बाद, और इसके साथ ही तमाम तरह के लगातार स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। कितना असर आने वाले वक्त में? देखिए गरिमा, एक चीज हमें जो समझने की जरूरत है वो है कि देखिए अमेरिकन सेंट्रल कमांड उस इलाके में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो अमेरिका को सब चीज पता होता है। कभी वो दिखाता है कि शायद हमें पता नहीं है, हमें प्लान नहीं पता है, मगर इस बार तो जो बाइडेन कहते हैं कि हमें पता है कि कौन से टारगेटेड होंगे। और ये जैसे अभी पहले कवर भी किया गया कि ये 15-16 अक्टूबर को जो टारगेट थे जो उन्होंने करना था, उसकी कहीं लीक कर दी गई। उसमें बहुत सारे टारगेट्स थे जिसमें न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस भी थे। मेरे ख्याल से उनको अपने प्लान को चेंज करना पड़ा, मगर ये सरप्राइजिंग डिसेप्शन का हिस्सा है भी होता है। ऐसे प्लान नहीं लीक होते हैं, ऐसे चीजें नहीं होती हैं। तो ये जो इजराइल कहता है, वो इजराइल कहीं भी खोखली बातों को नहीं कहता है। और ये आप लेके चलिए कि इजराइल में हमें ऐसा लगता है कि शायद नेतन्याहू साहब अपनी कुर्सी बताते हैं, बहुत सारे नैरेटिव ऐसे पैदा होते हैं, बट इजराइल की जो अस्तित्व का जो सवाल है उसमें उसको ईरान को मिलिटरली थोड़ा सा वीक करने की जरूरत है। उसमें जरूरत इसलिए है कि जो उनके क्वाड फोर्सेस हैं, खास करके जो IRGC का जो उनका सबसे अहम विंग है, 5th विंग, जो कि हाइब्रिड वॉर को और इस तरह के प्रॉक्सी वॉर को लड़ता है, जिसमें कासिम सुलेमानी साहब हैं या उनके सेकंड जो भी आए थे वो भी खत्म कर दिए गए। तो उनकी टारगेट है IRGC को कहीं ना कहीं वीक करना। और ऐसा नहीं कि वो लड़ाई लंबा खींचेगा, और ये पूरे वेस्ट एशिया में लोग चाहते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका चाहता है कि ईरान को कहीं नहीं, उसके ऊपर में भले ही देखिए रशिया ये कहता है कि हम ईरान के साथ पूरी तरह खड़े हैं, मगर आज के दिन में जब रशिया ही जूझ रहा है ट्रांस अटलांटिक रीजन में और इसको ये स्पैन करने वाला है, ये जो अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेटेजिक जो टाइमिंग्स होते हैं, हाँ उनके कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, जिसमें कहा गया कि उनकी खुद की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इसलिए थर्ड लाया गया है। सेकंड थर्ड बैटरी को भी वो चाह रहे हैं कि वो आ जाए। और देखिए ना, ये जो इनको आप जरा ध्यान से देखेंगे, थर्ड को लगाया क्या गया है, वो जो नेगेव उनकी डेजर्ट्स हैं और जो उनके डेनोमा जो मेन न्यूक्लियर फैसिलिटी है इजराइल की, उसके आसपास वो सेकंड थर्ड बैटरी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पैट्रियट मिसाइल। तो ईरान जो इजराइल है उन चीजों को, और हमें गरिमा जो समझने वाली एक दूसरी चीज है, देखिए इजराइल 400
20 मीटर लंबा है और 115 किलोमीटर करीब तकरीबन एवरेज में चौड़ा है। तो यहाँ पर जब आप इतने डिफेंस सिस्टम को और एरियल डिफेंस को आप लेयर्स आफ्टर लेयर्स लगाते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन शील्ड देने की बहुत अच्छी हो सकती है, वो जो कि ईरान के पास नहीं है। और ये हमें कहना कि शायद इजराइल, क्योंकि मैं भी सरप्राइज होऊंगा, मेरा आकलन नहीं कहता कि ये एक टोकनिज्म करके वहां से निकल जाएंगे। ये फिर से मौका नहीं मिलेगा इजराइल को 21st सेंचुरी में फॉर द टाइमिंग, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर के लिए ये चीजें होती हैं। ये कोई नहीं है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच का नहीं है कि हम कुछ किए और छोड़ दिए फिर हम देखते हैं। जो इजराइल करेगा उसमें एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को यदि वो नहीं खत्म, उसने मोरलेस ये नहीं कहना कि वो जिंदा है फिर से जिंदा हो जाएंगे। हमास इज मोरलेस खत्म हो गए 80%, हिजबुल्लाह भी 50 से 60% खत्म हो गए और लगातार चीजें चल रही हैं, वो रुकेंगे नहीं। हूती का जो है, अब देखिए B-2 बॉम्बर्स अमेरिका यूज करता है। B-2 बॉम्बर्स यदि उसने पहली बार 2017 के बाद उसने लीबिया में किया था, उसके बाद नहीं किया था। B-2 बॉम्बर्स का सेकंड कल एक बार फिर यूज हुआ है। तो कहीं ना हूती के ऊपर में, क्योंकि उनके पास एंटीशिप मिसाइल्स हैं, वो पूरे विश्व के लिए ही नहीं, ये बहुत बड़ा खतरा है जो उन्होंने किया है। तो उनके अस्तित्व के लिए वो ईरान को, या ईरान मान जाए, उनके दो मेन एम है। चेंज ऑफ रिजिम इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अयतुल्लाह खुमैनी साहब एज तो हो ही गए, उनके जो नेक्स्ट थे रईसी साहब, वो भी हेप्टर क्रैश में मारे गए। जो उनके सेकंड थे पेजेश्कियान साहब, इनको मॉडरेट माना जाता है। तो उनका मेन जो एम था कि कहीं ना कहीं चेंज, और देखिए जो लेबनान में हुआ है वहां पर भी चेंज ऑफ रिजीम की बात चल रही है, कि जो कि ये नहीं कि उनका पेट्रोग्यू हो जाए इजराइल का, मगर जो उनको अकोमोडेट कर सके। और आज के दिन में ये चीजें जरूर होंगी यदि इलेक्शंस डिफरेंट टाइप जाता है। यदि आते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, जिनका संभावना ज्यादा है, ये जनवरी के बाद भी, क्योंकि 20 जनवरी के बाद ही कोई नई फॉर्मेशंस आएंगी वहां पर अमेरिका में, तब वो ट्रांस अटलांटिक एरिया में, जिसको हम कहते हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर में, जो आप देखते हैं वेस्ट एशिया में, और वेस्ट एशिया का जो इजराइल का रिट्रीब्यूशंस है, वो एक उसी की कड़ी का एक श्रृंखला है, इसको हम सचे। और ये शायद यदि हम इसको साइड करेंगे तो ठीक है, आकलन हो सकता है आज के दिन में। देखिए परिस्थितियां बदलते समय नहीं लगती हैं। निश्चित तौर पर। अब हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी.के. पांडे भी जुड़ चुके हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। और अब देखिए जिस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं, और अब इजराइल का ये बड़ा हमला कहीं ना कहीं माना जा रहा है ईरान की तरफ से, और कहीं ना कहीं ये साफ तरह से जताने की भी कोशिश है कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, और IDF के जिस तरह से बयान आए थे। और अब ऐसे में अगर हम लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप स्ट्रेटजीज की बात करें ईरान की, तो क्या कुछ हो रही होगी इस वक्त? देखिए, पहली बात कि कुछ दिनों से, क्योंकि इतना लंबा वक्त निकल गया, कहाँ 1 तारीख और आज हम 25 तारीख की रात को बात कर रहे हैं, मिडनाइट शुरू हुआ और सुबह 5 बजे तक ये IDF की स्ट्राइक चलती रही। और तब तक जो है, जो सबसे पहला महत्वपूर्ण कदम था, जब एयर स्ट्राइक होती है तो आप कितने अपने रिसोर्सेज को बचा सकते हो, कितने लोगों को बचा सकते हो, वो पहला कदम होता है एयर डिफेंस का, पैसिव एयर डिफेंस का। तो निश्चित रूप से उसको एक्टिवेट किया गया होगा। हालांकि उनकी खबरें जो है, तासिम जो उनके सेमी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी है, वो बोल रही बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, वो सब अलग हिस्सा है, वहाँ के लोगों के लिए मैसेजिंग है वो। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लगभग 100 जहाज गए, और उन्होंने पहले जाने से पहले सारे जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम थे इन रूट, सीरिया के और बाकी, उन सबको साइबर अटैक के थ्रू न्यूट्रलाइज किया, जिसे कहा था सॉफ्ट किल कहा जाता है। और उसके बाद वो जो उन्होंने 4 मुख्य टारगेट पकड़ा, वो अगर आप देखें उसमें भी मैसेजिंग है, वो नॉर्थ ऑफ तेहरान और तेहरान के बगल में। तो ये हिस्सा बेसिकली बताना चाहते हैं, मैसेज बड़ा क्लियर है ईरान को कि हम, इजराइल की IDF की फौजें जो हैं वो ईरान में कहीं भी किसी भी टारगेट को कर सकती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, किसी भी न्यूक्लियर ऑयल रिफाइनरी को टच नहीं किया गया, क्योंकि जो मैसेजिंग अगेन इसमें बड़ा क्लियर है। और जिस प्रकार से थोड़े दिन पहले बोला गया कि भाई इजराइल ने पूरा लड़ाई की तैयारी कर ली है और उसका डॉक्यूमेंट लीक हो गया है, वो भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का नतीजा है। हम देख रहे हैं पिछले लगभग 5 सालों से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, मैसेजिंग, इंफॉर्मेशन कैसे फीड करना हो, कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को एक स्ट्रॉन्ग टूल की तरह यूज करना, हम लोग सब देख रहे हैं।
तो उसी तरीके को फॉलो करते हुए जो बताया गया कि भाई ताकि लगे अब तो लीक हो गया, तो मैसेजिंग क्या है आम लोगों के लिए, ईरान ये सोच रहा है कि भाई अब तो लीक हो गया है और अब इनको टाइम लगेगा अगेन टू रीफॉर्मुलेट द एसओपी, टू रिवाइज द प्लान, तो इसमें समय लगेगा और रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो इसमें अभी इजराइल अटैक नहीं कर पाएगा। और हम सब जानते हैं कि 5 नवंबर के जो चुनाव हो रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि जो सत्तारूढ़ दल है वो चाहते भी है कि हम कड़ा रुख अपनाए में, हम पूरा इजराइल में पूरा डोमिनेटिंग कंडीशन में है, और सेम टाइम में वो नहीं चाहती कि बड़ा रूप दे और ये फैले। तो इस समय जो टारगेट अचीव किए गए वो सारे मिलिट्री टारगेट्स थे, और उसमें जो प्रोडक्शन लाइंस थी मिसाइल की और ड्रोन जहां बनते थे उनको टारगेट किया गया, और जो एयर डिफेंस सिस्टम्स थे उनको जो है और उनके लॉन्च पैड्स थे ड्रोन्स के मिसाइल्स के, उनको टारगेट किया गया। मैसेज बड़ा क्लियर है। हम कहते हैं एयर वॉरफेयर में कि सेपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। तो ये जो 100 जहाज भेजे गए बेसिकली सैचुरेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वहां के डिफेंसेस को बताना कि आप जो टोटली हमारे कंट्रोल में, हम जैसे चाहे वैसे आपको हैंडल कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है वहां की सेना के लिए। और जिस प्रकार से अब निश्चित रूप से उसका प्रत्युत्तर आएगा, दूसरा थार्ड भी, टोटल 6 थार्ड है अमेरिका के पास। उन्होंने 1/3 यानी कि 2 थार्ड जो है इजराइल को दे दिए और दोनों डिप्लॉय हो चुके हैं। ये बताता है कि इजराइल और अमेरिका को पूरा पता है कि इस स्ट्राइक के बाद डेफिनेटली ईरान दोबारा फिर अटैक करेगा। और ईरान की खास बात है जिसकी अभी चर्चा भी हुई, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उनका। वो डायरेक्ट अटैक पर बिलीव नहीं करते, वो बिलीव करते हैं कि सरफेस टू सरफेस मिसाइल प्रोजेक्टाइल्स हम कैसे भेज सकें, और उनके जो प्रॉक्सीज है उनके थ्रू जो है वो टारगेट करना चाहेंगे इजराइल को। वक्त बताएगा कि कब वो किस ढंग से होता है, लेकिन डेफिनेटली जो है इसका प्रत्युत्तर ईरान की तरफ से आएगा। हमें ये देखना है कि 5 नवंबर तक ये किस प्रकार से आगे करवट बदलता है, क्योंकि उसके बाद जो है निश्चित रूप से थोड़ा सा इसमें और बढ़ने के आसार है जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं। पर्दे के पीछे ये भी कहा जा रहा है कि पीस टॉक्स की बात भी हो रही है, और दोहा में अभी जो है इजराइल के साथ अमेरिका और सब मिलकर बात करना चाहते थे कि किस प्रकार से शांति स्थापित की जाए। लेकिन लगता है कि शांति की जो पहल है उसको चोट निश्चित रूप पहुंचेगी, क्योंकि अब प्रत्युत्तर होगा ईरान की तरफ से। और 5 नवंबर के बाद जो मैसिव स्ट्राइक होनी है, जिसमें कि लगभग जो हमास के साथ हुआ, जो हिजबुल्लाह के साथ हुआ साउदर्न लेबनान में, लगभग वही ईरान की हालत होने वाली है जिस प्रकार का जो असेसमेंट है। तो अभी वक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखना होगा कि आगे किस प्रकार से चीजें बदलती हैं और किस प्रकार से जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज होती है उस सेक्टर की। निश्चित तौर पर नीरज जी आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से अब सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं, ईरान मीडिया की तरफ से भी और सीरिया की तरफ से भी तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं, इजराइल की तरफ से आईडीएफ के तमाम प्रवक्ता है वो भी तमाम जानकारियां साझा कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में एक बात और भी काफी अहम है कि इजराइल चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ भी है और लगातार हमले, अपने सैन्य जो बल है उन पर भी पूरा फोकस इजराइल का है। तो अब ऐसे में जिस तरह से चुनाव का भी जिक्र कर रहे थे, चुनाव के वक्त तक 5 नवंबर तक और उसके आगे आने वाले वक्त तक किस तरह की स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी? गरिमा, अगर 5 नवंबर का जो इलेक्शन है अगर उसमें ट्रंप जीत कर आते हैं तो ये बात निश्चित है कि इजराइल के बहुत बड़े अटैक जो है ईरान के ऊपर होंगे, क्योंकि ट्रंप पहले ही बोल चुके हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उन पर अटैक किया जाए। और जब हम लोग देख रहे थे जब ये इसमें जब ये शुरू हुआ, ये संघर्ष शुरू हुआ, कॉन्फ्लिक्ट या वॉर जिसको बोलते हैं, उस वक्त एक वीडियो जारी किया था जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद की एक प्रॉक्सी, तो उसमें दिखाया गया था कि ड्रोन के जरिए जो ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उन सब की उन्होंने जो है पूरी सर्विलेंस करके उनकी वीडियोग्राफी कर रखी। वो दिखाता था कि इजराइल जो है वो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करेगा। लेकिन जब बाइडेन ने कहा कि नहीं, आपको अटैक नहीं करना है, तो अभी आज का जो हमने अटैक देखा उसमें कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी को अटैक नहीं किया। तो ये जो इलेक्शंस होने वाले हैं अमेरिका में, ये बहुत कुछ डिसाइड करेंगे कि आगे की किस तरह की रणनीति जो है इजराइल अपनाएगा ईरान के खिलाफ। लेकिन अभी जो आज वाला जो अटैक हुआ है, अगर आईआरजीसी को बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है, जैसे कि हमने देखा था कि मोसाद के हेडक्वार्टर पर जब 1 अक्टूबर को ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया था तो बहुत करीब आके गिरी थी, उसको कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। तो ऐसे ही अगर आईआरजीसी के अगर हेडक्वार्टर को बहुत ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान फिर से रिटेलिएट करेगा, क्योंकि ईरान भी जानता है कि अगर फिर से रिटेलिएट किया ईरान ने और फिर से अटैक किया तो इस बार इजराइल फिर रुकेगा नहीं, इजराइल बड़ा जो है अटैक जो है वो ईरान पर करेगा। इसलिए ऐसा लगता नहीं कि ईरान इस अटैक का कोई जवाब देगा।
ठीक है, और अब आपका रुख करना चाहूंगी के जी कि अब देखिए जिस तरह से लगातार हमलों का दौर भी जारी है और ये जानकारियां भी सामने आ रही हैं, अमेरिका की भी तरफ से स्टेटमेंट और चुनाव के भी मद्देनजर कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं कि और जिस तरह से अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत भी लगातार हो रही है और अमेरिका ने साफ तौर पर एक मैसेज भी दिया है ईरान को कि अगर इस तरह के हमले किए जाते हैं तो पलटवार भी इजराइल करेगा। यानी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इस तरह से भी समझे, कई लोग इस तरह के भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो ईरान और ईरान की जो दुश्मनी है इजराइल से वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है और इजराइल और अमेरिका के बीच की जो करीबियां है वो भी इस दरमियान काफी हद तक देखी जा रही है। चुनाव के दरमियान कितना असर देखने को मिलेगा आपके नजरिए से? देखिए गरिमा, जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उसका बहुत असर अमेरिका में है। मैं तकरीबन 3 महीने मुझे मौका मिला अमेरिका में रहने का और बहुत सारे जगहों में उन यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिला, जैसे UCLA है जो लॉस एंजलिस में है, वहां पर जो बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे स्टूडेंट्स के। देखिए ये कोई कहता है कि कुछ नहीं होता है, ऐसा चीज चलता रहता है। अमेरिका के अंदर में आज से पहले से ही जब भी हमास के और बहुत सारे तंत्र हैं जो कि अब वहां पर अब्सोल्युटली एक्टिव हैं और उसमें ऐसा ही नहीं मानता कि ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो गए हैं वेस्ट एशिया से वो कर रहे थे। वहां के भी स्टूडेंट, यंग स्टूडेंट्स, वो भी इन चीजों को अपनी नजरियों से देखते हैं और वहां बहुत डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन थमे नहीं है। स्विंग स्टेट के अंदर में आप मिशिगन को ही लीजिए या स्विंग स्टेट 7 स्टेट्स हैं अमेरिकन के, तो उसमें भी जो अरब लॉबी है वो उनकी बहुत फर्क पड़ती है। जूइश लॉबी पेंसिल्वेनिया में एब्सोल्युटली फर्क पड़ता है। तो इसका बहुत ज्यादा असर है, बहुत ज्यादा असर है। मगर अमेरिका के जब हम बात करते हैं ओवरऑल, जो डोनाल्ड ट्रंप को अभी जिस तरह से उनको थोड़ा सा लगता है, जैसा मेरा आकलन कहता है कि थोड़ी सी बढ़त है, मगर जो चीजों को आज भी इजराइल इसको कर रहा है, क्योंकि यदि ये कहते हैं बाइडेन साहब कि नहीं आप उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को या इसको ना करो, और मेरा भी मानना है कि वो पहली बार नहीं करेंगे, दे विल ट्राई। ये मिलिट्री टारगेट के बाद उनका मेन मकसद जो होगा बाद में, यदि वो रिट्रीब्यूट करते हैं या क्लैंडस्टाइन तरीके से, उनके जो लीडरशिप को उन्होंने मोरलेस बदल दिया है और ये इसी बीच में हुआ है। गरिमा, आपका सवाल ये है कि कितना बहुत असर होता है। बहुत 1 या 2% से स्विंग होती है अमेरिका में। या तो आपको दिखाई देगा, ये आज के दिन में आप उसको नहीं पढ़ सकते कि वहां पर जो चीजें खुल के आ रही हैं कि जो सर्वे चल रहा है या चीजें ऊपर नेक टू नेक चल रही हैं, चीजें कहीं भी जा सकती हैं। किस पास वहां पर जो आपका डिफेंस प्रोडक्शंस हैं या जिसको हम कहते हैं डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, जो अमेरिका में बहुत ज्यादा मैन करते हैं, दे आर अगेंस्ट ट्रम्प। वो खुल के कोई बात नहीं करता क्योंकि उनकी चीजें, क्योंकि ट्रम्प साहब आएंगे तो आपको वहां भी दिखाई देगा रशिया और यूक्रेन की वॉर को थमता हुआ, आपको यहाँ दूसरे तरीके से चीजें दिखाई देंगी। क्योंकि वो जो ट्रम्प साहब की सोच है, मैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेट की जब बात करता हूं, तो जो रिपब्लिकन्स हैं वो जो सोचते हैं कि हमें सब लोग अपना पैसा खर्च करें, और इजराइल के माध्यम से भी यही है कि मगर इजराइल के, क्योंकि जूइश कम्युनिटी बहुत ज्यादा उनको पैसे के मामले में या इकोनॉमी के मामले में अमेरिका के ऊपर में सक्षम और एक बहुत बड़ा योगदान देती है, इसलिए वो उनके साथ लगे हैं। जो अब्राहम अकॉर्ड्स की बात जब हम करते हैं या इस टाइप की चीजें हुई थी जो डोनाल्ड ट्रंप की हैं, वो बेसिकली टू सबड्यू ईरान को कोई मिलिटरली तहस नहीं, पर वो चीजें बदल जाएंगी। आज बताइए कि उनकी लीडरशिप यदि बदल जाती है, और व्हाट 1979 में जो हुआ था अमेरिकन के बरखिलाफ इस पूरे कॉन्टिनेंट में, चीजें बदल जाएंगी। और ऐसा लगता है खुशकियान साहब आने के बाद वहां की जनता भी और IRGC भी कंप्रोमाइज्ड है। तो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने जो पूछा कि अमेरिका के अंदर में कितना है, मेरे अनुसार बहुत प्रभाव है।
इस ठीक है। इलाके। डीके पांडे जी, आपका रुख करना चाहूंगी। और जिस तरह से देखिए अमेरिका के स्टेटमेंट सामने आए हैं कि इजराइल की कार्रवाई खत्म हो गई है, ईरान पलटवार न करे, तो क्या ये सारी बातें, क्योंकि ईरान की तरफ से भी अब जो आग धधकती होती है वो भी देखी जा सकती है, तो क्या ऐसे में देखा जाए या फिर माना जाए कि क्या ईरान पलटवार नहीं करेगा, अमेरिका की बात मानेगा? और अगर अमेरिका की बातों को मानता है और अगर पलटवार नहीं करता है, तो क्या आने वाले वक्त में जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है, तो क्या वो सारी चीजें कंट्रोल में आएंगी? देखिए, निश्चित रूप से बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हो गया है। और अमेरिका का तो ये एक, वो कहते हैं ना, रिकॉर्डेड मैसेजिंग है, मैसेज है कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2, वो जैसे आपने आईवारस की जो सुना होगा, बिल्कुल वैसे है। कहीं भी कोई भी तनाव बढ़ेगा, अमेरिका कहेगा शांति स्थापित करिए। अरे भाई, शांति स्थापित करने के लिए जो आवश्यक जरूरी चीजें हैं वो तो करिए, वो तो हो नहीं रहा है। क्योंकि पूरे क्षेत्र में जो है पूरा 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 जो है जियोपॉलिटिक्स वहाँ की डिस्टर्ब है, वेस्ट एशिया की। तो और अभी जो रियर एडमिरल डैनियल हगारी जो है आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन ने, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि टारगेट हमारे जो थे वो रिटेलिएट स्ट्राइक थी हमारी जो थी वो सक्सेसफुल कंप्लीट हुई। और हमने जो टारगेट्स, जो जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया था कि मिसाइल एंड ड्रोन प्रोडक्शन लाइंस और साथ में एयर डिफेंस सिस्टम्स को उनको सचुरेट करना था। तो अब बात है, इस स्ट्राइक के बाद निश्चित रूप से बैटल असेसमेंट की डैमेज असेसमेंट करने के बाद ईरान देखेगा कि क्या उसकी तैयारियां हैं। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आप सभी देख रहे हैं कि लगभग जो पिछले एक दशक में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ बहुत हालात में बहुत चेंजेस आए हैं कि जो है वो शांति स्थापित हो जाएगी एकदम से। क्योंकि महत्वपूर्ण है कि पॉपुलेशन को, आपकी जो पब्लिक है उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे ईरान इस समय निश्चित रूप से वो चाहेगा, अभी आप पिछली बार जब नसरुल्लाह की मौत के बाद जब खुमैनी साहब ने एड्रेस किया वहाँ की पॉपुलेशन को, तो क्या कहा कि वक्त है आगे आने का, सबको मिलकर आगे बढ़ने का। उस समय का शांति की वार्ता वो करती कि जो हो गया, हम शांति से बैठ के पुनः देखें कि किस प्रकार से सब लोग साथ रह सकते हैं या क्या और सॉल्यूशन हो सकते हैं। संवाद के लिए जो है दरवाजे बंद करने का प्रयास किया गया। हालांकि डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि बैकडोर कम्युनिकेशन हमेशा ऑन रहता है। तो देखना होगा कि उस शांति के लिए क्या कदम बढ़ सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो है, पिछले जो दिनों में हो रहा है, पिछले एक महीने में जो हुआ है, उसके बाद अगले एक महीने शांत होंगे, ऐसे इम्कानात लगते नहीं है। निश्चित रूप से ईरान की तरफ से जो है आगे कदम बढ़ के होगा। अब देखना यह है कि बाकी जो उसके मित्र देश हैं वो उसका साथ कैसे देते हैं, क्योंकि ईरान जो अकेले सक्षम नहीं है इजराइल का मुकाबला करने के लिए। और उसको जो सपोर्ट करने वाले देश हैं, चाइना या कोरिया या रशिया, अब वो किस प्रकार से, क्योंकि वो खुद भी जूझ रहे हैं। चाइना का छोड़ दीजिए, रशिया खुद जो है यूक्रेन के साथ जो है उलझा हुआ है। तो हालात जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन निश्चित रूप से दो बातें निश्चित है कि ईरान जो है पलट कर वार जरूर करेगा। अब वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो, क्योंकि देखिए उसका अपने पॉपुलेशन क्या कहेगा कि हमने मार खा के बैठ गए, निश्चित रूप से वो वहां के ऐसे हालात है नहीं कि लोग वहां उसको अप्रिशिएट करें। दूसरा जो चीज है कि इजराइल जो है अब रिकूप होने के बाद क्या तैयार है। जैसे कि अब निश्चित रूप से जानता है कि एयर डिफेंस सिस्टम, मिस्टर हागरी ने बोला भी है, एडमिरल हागरी ने बोला भी है कि हमने अपने डिफेंस सिस्टम्स को पूरा एक्टिवेट कर रखा है। यानी कि वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि रिटेलिएटरी जो है स्ट्राइक ईरान से आएगी। और अमेरिका का कहना कि आप शांत रहें, अब जो हो गया वो भी बताता है कि भाई अब ये जरूर पलट के वार करेंगे, तो उसको रोका जाना चाहिए। तो थोड़ा सा कहना मुश्किल है क्योंकि ये पोस्चरिंग जरूर है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, उनकी खुद के एजेंडा क्या है, वो डिक्टेट करेंगे पूरे जियोपॉलिटिक्स के उस क्षेत्र के। निश्चित तौर पर तमाम तरह के सवाल हैं। सर, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। के सर, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। वीएन सर, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। नीरज जी, आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि कल देर रात किस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला किया, और सिर्फ ईरान पर ही नहीं बल्कि उनके सहयोगियों पर भी, उनके मित्रों पर भी, उनके करीबों पर भी, सीरिया पर भी ये देर रात हमला किया गया। हालांकि ये जानकारी सामने आई है कि ये हमला बहुत ज्यादा मेजर नहीं था। और इन सब के बीच अमेरिका के भी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। अमेरिका ने इजराइल के रक्षा मंत्री से बातचीत की और ये कहा है, ये मैसेज दिया है ईरान को कि इजराइल की तरफ से कार्रवाई खत्म हो गई है, आप पलटवार ना करें। लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह से ईरान के भीतर भी कहीं ना कहीं आग धधक रही होगी, क्या कुछ स्थितियां बनेंगी, क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस बनेंगी, किस तरह से वार पलटवार का दौर आगे और बढ़ेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।